हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहले फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया था। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। उम्मीद भी मत करना कि इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम को पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो एक हाथ मार के पूछा जा सकता है या फिर नहीं भी जा सकता, तो जाएगा ही नहीं। ये बस एलिमेंट्री है, प्रोसेस बेसिक है, बहुत ज़्यादा जो पता होना चाहिए। तो चलिए सेकंड वाले फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। सो सेकंड फंक्शन जो दिया है उसको हमें इंटीग्रेट करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x होल स्क्वायर। इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो 1 माइनस 2 टाइम्स 2x प्लस 4x स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 4x और dx। ठीक है। x स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। तो x स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स, तो 1x विल गेट कैंसिल, बचेगा 4x। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है। सो dx। अब इंटीग्रेट हर टर्म को सेपरेट करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए। माइनस 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 3/3 माइनस 4 टाइम्स x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2, फिर प्लस 4 का इंटीग्रेशन आएगा 4x और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। सो c आएगा। सो दिस इज योर इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन। सो आप लोग जब लिखते हो तो इसको i से इक्वेट करके भी लिख सकते हो। दैट इज आप ये दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल निकाल रहे हो, दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप यहाँ पर 2 लिख सकते हो। सो x³ / 3 - 2x² + 4x + c इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फंक्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फंक्शन दिया हुआ है 3 sec square x minus 4/x plus 1/x root x minus 7। ठीक है। सो इसी को ले r भी इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे और इसके बाहर dx लगा देंगे। सो हम लोग दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें। तो सबसे पहले तो हमें सेपरेशन करना होगा। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 को बाहर देंगे sec square x dx माइनस 4 बाहर आएगा इंटीग्रल ऑफ 1/x dx प्लस 1/x रूट x का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स रेज टू 1/2। तो ये बन जाएगा x रेज टू 3/2। सो x रेज टू 3/2 dx। और आप चाहो तो इसे ऊपर लेके आ सकते हो जब भी पहले स्टेप में, ताकि आप लोग नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकें। एंड लास्ट में आपको मिल रहा है -7 इंटीग्रल ऑफ -7 dx। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रल क्या होता है हमें पता है, tan x। ठीक है ना, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव ये होता है। सो 3 टाइम्स tan x बन गया इसका इंटीग्रल। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल आ गया tan x माइनस 4 1/x का इंटीग्रल हम लोग लिखते हैं log mod x। ठीक है। प्लस x रेज टू n का इंटीग्रल क्या होता है? x रेज टू n + 1/n + 1, दैट इज x रेज टू -3/2 + 1/-3/2 + 1। एंड कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आएगा किसके साथ में निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x? तो 7x। ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन आप जगह पर बना सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 + 2 बन जाएगा -1। तो आपको मिलेगा -1/2 और नीचे भी आपको मिलेगा -1/2। ठीक है। सो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -2, दैट इज प्लस इंटू माइनस -2 टाइम्स। ठीक है। तो आप फाइनली इसको लिख सकते हो, इस टर्म को लिख सकते हो -2/x रेज टू 1/2 एंड दैट इज नथिंग बट रूट x। सो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है। सो इंटीग्रल वैल्यू हमने क्या किया? इंटीग्रेट किया दिए हुए फंक्शन को। ठीक है। सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या फंक्शन दिया है, 2x³ माइनस 5 टाइम्स x प्लस 3/x प्लस 4/x⁵ इंटू dx, ठीक है। तो इसको सेपरेट करना है और ढंग से लिखना है। 2 कांस्टेंट है, बाहर लिया x³ dx, माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर लिया x dx, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर लिया 1/x dx, एंड यहाँ पर प्लस 4 कांस्टेंट है। अच्छा मैंने शायद, अरे यार गड़बड़ हो गया, इस वाले एग्जांपल मैंने 7 को इंटीग्रेट किया था क्या? अगर नहीं किया है तो आप लोग कर लेना। 7 का इंटीग्रेशन आएगा 7x, ठीक है, माइनस एज इट इज रहेगा माइनस 7x। ये राइट में मुझे पता नहीं मैंने किया कि नहीं यहाँ पर, तो आप लोग देख लेना एक बार, सारी टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। सो आप 4 को बाहर लेंगे और इंटीग्रल ऑफ x⁻⁵ dx लिखेंगे। डिनोमिनेटर का x⁵ हम लोग ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पर 2 टाइम्स x³ का इंटीग्रल क्या होगा, x⁴/4 माइनस 5 टाइम्स x का इंटीग्रल क्या होगा, x² 2 प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 टाइम्स इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा x⁻⁻5 + 1 बाय -5 + 1, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। x⁻⁻5 + 1 डिवाइडेड बाय -5 + 1, बेसिकली -5 + 1 का आप डायरेक्टली -4 भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर के अंदर भी -4 लिखेंगे। सो 4 मिल गए कैंसिल, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आप सिंप्लीफिकेशन करके लिखेंगे x⁴/2 माइनस 5x²/2, यहाँ पर आपको मिल रहा है 3 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड x, और यहाँ पर आपके पास है -1/x⁴, ठीक है। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, जो नेगेटिव साइन है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, x⁻⁴ को मैं लिखूंगा 1/x⁴। So this is your final integral value of given function, that is we have integrated given function and we get this. So फोर्थ वाले फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन निकाला है। अब फिफ्थ वाला देखेंगे बेटा, ठीक है। देखो कई बार क्या हो रहा है कि कुछ माइनर मिस्टेक्स हो रही है, तो उसको आप लोगों को देखना है, करेक्ट करना है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं, मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर करेक्शन करना है हमें। चलिए अब लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर का लास्ट वाला, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। सो मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा लाइट चल रही है। सो फिफ्थ का है हमारे पास, लेट I बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 3x³ माइनस 2x प्लस 5/x टाइम्स √x dx, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ख्याल दिमाग में आना चाहिए, क्यों ना डिनोमिनेटर को सेपरेट किया जाए। तो डिनोमिनेटर को अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो सबसे पहले तो x इंटू √x क्या है, x इंटू √x, तो आप लोग लिख सकते हो x इंटू x⁻⁴ सो डिनोमिनेटर लॉज ऑफ इंडक्सेस से आपको क्या मिलेगा, x⁻⁴ प्लस 1/2 दैट इज x⁻3/2, ठीक है। सो x इंटू √x को आप x⁻3/2 लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो 3x³ डिवाइडेड बाय x√x को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया जाएगा। तो x√x की जगह पर मैं x⁻3/2 लिखूंगा, ठीक है। फिर माइनस 2x/x⁻3/2 प्लस 5/x⁻3/2 इंटू dx। अब मैं सारे टर्म्स को भी सेपरेट करूंगा, ठीक है। सो 3 बाहर निकलेगा, x⁻3 डिवाइडेड बाय x⁻3/2 dx माइनस 2 टाइम्स x/x⁻3/2 dx प्लस 5 टाइम्स 1/x⁻3/2 dx, ठीक है। अब सारे x को हम लोग न्यूमरेटर के अंदर लेके जाएंगे। बेसिकली हम लोग लॉस ऑफ इंडक्सेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सिंपल, क्योंकि जब तक आपका वेरिएबल न्यूमरेटर में नहीं आता हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो x को न्यूमरेटर में लाएंगे तो 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, ये अगर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो x⁻3 माइनस 3/2 आपको मिलेगा dx माइनस 2 टाइम्स x⁻1 माइनस 3/2 dx प्लस 5 इंटू इंटीग्रल ऑफ x⁻3/2 dx, ठीक है। इधर वाले को हटा देते, इसका काम हो चुका है। तो अभी आप लोगों को आगे सॉल्व करना है हमें। देखो ये क्या मिल रहा है, 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 3 टू द 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3, सो 3/2 x⁻3/2 मिलेगा dx माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x⁻⁻1/2 dx प्लस 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ
एक्स रेस, अच्छा इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1 बाय माइनस 3/2 प्लस 1, ठीक है। तो चलिए इन सब का इंटीग्रेशन निकाला जाए, 3 इंटू एक्स रेस टू 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स रेस टू माइनस 1/2 प्लस 1 बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स एक्स रेस टू, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले निकाला है, सो ये बन जाएगा एक्स रेस टू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2, ठीक है। सो अभी इसको सिंपल और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, देखेंगे क्या मिलता है। ऊपर का मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है, 2 स्टेप हटा रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, 3 + 2 5/2 मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास है 3 इंटू एक्स रेस टू 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 2 टाइम्स एक्स रेस टू, आपके पास है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये ऊपर चलाएगा तो आपको मिलेगा -10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x रेस टू 1/2 को नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा √x, है ना। चलिए सो ये ऊपर चलाएगा तो आपको मिलेगा 6/5 इंटू एक्स रेस टू 5/2 माइनस ये ऊपर चलाएगा 4 टाइम्स x रेस टू 1/2 दैट इज √x माइनस 10/√x। सो बेटा आपका दिया हुआ फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आया है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है बहुत बार छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है, आंसर गलत हो जा रहा है ना। तो 6/5 एक्स रेस टू 5/2, ठीक है। इन लोगों ने एक्स रेस टू 5/2 को एक्स को इंटू √x के फॉर्म में लिखा है, माइनस 4√x एंड माइनस 10/√x, ठीक है। ये √x है, मैंने यहाँ पर गलती से √3 लिखा था, तो √x प्लस c। फाइनल इंटीग्रेशन हम लोगों ने कहाँ पर निकाला, चलिए इसका इंटीग्रेशन मैंने यहीं पर निकाला था, ऐसा नहीं करना है, एक साथ सबका इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद यहाँ पर फिर c लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसका इंटीग्रेशन जो यहाँ पर निकाला है, इस वाले टर्म का मैंने सीधा इंटीग्रेशन यहाँ पर निकाला, इन टर्म्स को ऐसे ही रखा है, ऐसा नहीं करना है। इसको भी आप थोड़ी देर के लिए रन करेंगे नीचे एज इट इज, और फिर इसका भी इंटीग्रेशन, तीनों का इंटीग्रेशन साथ में लिखेंगे, ताकि आप लोग यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले सकते हो, है ना। सो प्लस सी एंड प्लस सी रह गया था, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, हम लोग फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट करना है, मतलब कि इंटीग्रल फाइंड आउट करना है दिए हुए फंक्शन का, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम प्रोसेस बोलते हैं इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। सो इंटीग्रेट करना है दिए हुए फंक्शन को। अब सबसे पहले आया है tan²x, तो ऑब्वियसली बेटा आपको सीधा सीधा स्टैंडर्ड फंक्शन तो दिया हुआ नहीं रहेगा, हम लोग बोलेंगे लेट i be equals to tan² dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, मतलब i इज इक्वल्स टू मतलब क्या कि इसका इंटीग्रल वैल्यू tan²x इस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू i है। तो आगे हम लोग इसको, इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू i का मतलब i इज इक्वल्स टू, फिर हम इसका जो भी वैल्यू आएगा वो बोल सकते हैं, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो बोर्ड के अंदर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना तो हम उसको लेट i be equals to दिस ऐसा बोलते हैं। तो i स्टैंड्स फॉर वैल्यू है इसका, ठीक है, और कुछ नहीं है। सो tan²x का वैल्यू हमें निकालना है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, tan²x का कोई सीधा हमारे पास फॉर्मूला नहीं है जिसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी है, कौन सी, 1 + tan² sec², मतलब है कि tan² को हम लोग sec² - 1 लिख सकते हैं। सो मैं इसको लिखूंगा sec² - 1। अब बेटा इसको ब्रैकेट देके dx से मल्टीप्लाई करना है, ये भूल नहीं करनी है कि sec² - 1 लिखे सीधा विदाउट ब्रैकेट dx लिखेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 is multiplied to dx ओनली, ठीक है। sec² का dx के साथ में कोई मतलब नहीं, ऐसे इसका मीनिंग होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ पर एक ही रेशो था, एक ही टर्म था, इसलिए सीधा dx है, लेकिन आप उसी वन टर्म को आप 2 टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो ब्रैकेट डाल के dx आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाएंगे और sec² dx लिखेंगे -1 dx, ठीक है। अब sec² का इंटीग्रेशन आप लोग लिखेंगे tan x, और 1 का इंटीग्रेशन आएगा -x, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, और फिर आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। तो ये है आपका i, दैट इज इसका इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है बेटा। अगर आप लोग देखेंगे तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल के देखिए, आपको वापस यही मिलेगा। मतलब छोटे से एग्जांपल में आप कर सकते हो ऐसा कि जिस भी फंक्शन को आप लोगों ने इंटीग्रेट किया है, तो जो आंसर है उसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, ओरिजिनल वाला फंक्शन मिल जाएगी।
लेकिन ये छोटे वाले फंक्शन में पॉसिबल होता है। ठीक है, करते समय ही सही तरीके से करना है। एक सेकेंड, चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेट कहेंगे आर बी इक्वल्स टू साइन 2x बाय कॉस x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड है तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस x, क्योंकि हमारे सामने अभी एक ही टारगेट होता है कि दिए हुए फंक्शन को स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना। सो cos x विल गेट कैंसल, सो 2 sin x को इंटीग्रेट करना है, 2 कांस्टेंट है बाहर लिया, सो sin x इंटू dx। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, सो माइनस cos x आएगा इंटीग्रेशन प्लस c, तो फाइनली आपका इंटीग्रल वैल्यू आएगा माइनस 2 टाइम्स cos x प्लस c। तो ये है आपके दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल। सो आपको बस ट्रिग्नोमेट्रीज के फार्मूला यूज करना है और दिए हुए फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन है cos 2x बाय sin स्क्वायर x। देखो आप अलग अलग तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज या फिर फॉर्मूलाज यूज करके देखेंगे कि आपका जो दिया हुआ फंक्शन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाए। टारगेट यही है कि अभी जो मान लीजिए फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंदर फंक्शन है हमारा cos 2x बाय sin स्क्वायर x। अब मुझे बताइए इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास cos 2 थीटा के लिए जो कुछ फॉर्मूलाज है वो मैं अप्लाई करके देखूंगा कि कैसे मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं। ठीक है ना, क्योंकि लिमिट की तरह ऐसे तो नहीं होता कि ऊपर का इंटीग्रेशन ऊपर और नीचे का नीचे, ये अलाउ नहीं है। ठीक है ना, ऐसे गलती कभी मत करना। fx बाय gx दिया हुआ है तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ऊपर का इंटीग्रेशन ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाय नीचे का नीचे कर दिया, ऐसे नहीं होता। ना तो प्रोडक्ट के लिए ऐसे होता है और ना तो डिवीजन के लिए ऐसे होता है, क्वेश्चन के लिए ऐसे होता है। ये सिर्फ पॉसिबल है इंटीग्रेशन का सेपरेशन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर है नहीं। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फंक्शन बनाना है। अब कैसे मैं इसको स्टैंडर्ड फंक्शन बना सकता हूँ जिसका मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका इंटीग्रेशन मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं क्या करके लिख सकता हूँ, देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2x को कुछ लिख सकते हैं हम लोग। cos 2x को अगर मैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिखता हूँ तो चलिए लिख के देखते हैं। अगर मैं इसको cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिखता हूँ, लिख सकता हूँ ना cos 2 थीटा को, और sin स्क्वायर x है मेरे पास डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, अब मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा cot स्क्वायर x माइनस, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है ना बात, cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x। ठीक है, एंड दिस इज द dx, सो sin स्क्वायर x गेट कैंसिल, तो आपके पास क्या बच रहा है, cot स्क्वायर x माइनस 1 एंड dx। सो cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, है ना। तो कुछ होता है क्या cot स्क्वायर x माइनस 1, कुछ नहीं होता। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। cot स्क्वायर थीटा का हमारे पास कुछ है क्या, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं ना बेटा, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1, cosec स्क्वायर x माइनस 1 cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर x के ऊपर ये लिखा और ये माइनस 1 ऐसे लिख इनटू dx। तो बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास है cosec स्क्वायर x माइनस 2 dx। अब हम लोग इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे, सो cosec स्क्वायर x dx माइनस 2 dx। अब ये दोनों भी स्टैंडर्ड फंक्शन है। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x होता है, क्योंकि cot थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा होता है ना, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है माइनस cot x और इसका डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रल आएगा माइनस 2x प्लस c। ठीक है, सो इसका आंसर आता है माइनस cot x माइनस 2x प्लस c। ठीक है बेटा, आप इसको और भी आसान तरीके से कर सकते हो। अगर cos स्क्वायर x की जगह पर मैं cos 2 थीटा का एक बार फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये और भी आसान हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो आपके पास बचेगा 1 बाय sin स्क्वायर x माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 बाय sin स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x, है ना, और ये dx। सो आप लोग sin स्क्वायर x को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर आपके पास आएगा cosec स्क्वायर x dx।
माइनस इंटीग्रल ऑफ 2dx, तो फिर से ये वही बनेगा माइनस cot x माइनस 2x प्लस c। ठीक है, तो आप जो मर्जी फॉर्मूला यूज करो, ये थोड़ा सा लंबा हो गया तो आप सीधा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो जैसा करना है वैसे करो, बस वही है कि आपको स्टैंडर्ड फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, आपका टारगेट यही होगा। तो आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। फिफ्थ के अंदर फंक्शन क्या दिया हुआ है? फिफ्थ के अंदर फंक्शन है मेरे पास cos 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ठीक है, सो लेट I be इक्वल्स टू, हम लोग बोल सकते हैं इसको, लेट I be इक्वल्स टू दिस। अब बेटा फिर से वही cos 2x को तो अब cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ही लिखना होगा, है ना। और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं। चलिए एक स्टेप बढ़ा ही लेता हूँ, शुरुआत में ज़्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं। ठीक है, अब क्या किया मैंने, cos को दिखा के लिए लिखा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करने जा रहा हूँ, सो डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा और इंटीग्रल को भी सेपरेट करूंगा। ठीक है, दोनों एक ही साथ कर लेता हूँ। सो cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर dx आएगा, माइनस sin स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x एंड यहाँ पर आएगा dx। ठीक है, तो बेटा sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, 1 बाय sin स्क्वायर x इंटू dx माइनस 1 बाय cos स्क्वायर x इंटू dx। 1 बाय sin स्क्वायर x क्या होता है, cosec स्क्वायर x होता है, विच इज dx माइनस sec स्क्वायर x इंटू dx। अब बेटा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cot x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या है, tan x एंड आपके पास है प्लस c। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का इंटीग्रल। पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6। सो 6 के अंदर आपका फंक्शन है sin x बाय 1 प्लस sin x dx। ये तो बेटा बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का है, हम लोगों ने लिमिट्स भी इस टाइप के जब सॉल्व किए हैं। लिमिट्स में आप लोगों को याद होगा कि जब जिस फंक्शन का आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो तो उसके अंदर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस cos x वाला एक टर्म आता था, एक एक्सप्रेशन आता था। तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, ऊपर और नीचे 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई करते थे, तो आपको डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x मिलता था। फिर हम लोग x स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड करके फिर स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला यूज करके उसका वैल्यू 1 लाते थे। इसी तरीके से जब भी इंटीग्रल के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कांस्टेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर आपको दिखता है, ध्यान में रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कांस्टेंट का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगर आपको दिखता है तो आप लोग क्या करना है, आपको जैसे हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं सर्ड्स के अंदर, उसी टाइप से आपको बस साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। इससे फायदा क्या होता है, देखिए आपके पास sin x न्यूमरेटर के अंदर है, यहाँ पर 1 प्लस sin x है, तो मैं अगर ऊपर और नीचे 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर और नीचे मैंने 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे। सो न्यूमरेटर में आपके पास क्या मिल रहा है, sin x इंटू 1 माइनस sin x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर x dx। सो बेटा फाइनली आपके पास है sin x इन ब्रैकेट 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या बनेगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, इंटू dx। अब आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, तो आप सबसे अच्छी बात है कि पहले sin x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट करो। तो sin x से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा sin x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, ये यहाँ पर ही कर लेते तो अच्छा था न्यूमरेटर का, ताकि एक स्टेप बच जाएगा। sin x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, sin x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, अब बेटा आपके पास sin x माइनस sin स्क्वायर x है, तो आप लोग इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, दैट इज cos स्क्वायर x, और यहाँ पर भी cos स्क्वायर x, और ये dx दोनों को भी है। अब आप लोग इंटीग्रल को भी सेपरेट करेंगे, ऊपर का मैं हटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास sin x बाय cos x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, cos स्क्वायर x जो है तो 1 बाय cos x इंटू sin x बाय cos x लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, cos स्क्वायर x को मैंने cos x इंटू cos x लिखा, फिर 1 बाय cos x इंटू sin x बाय cos x माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x, और ये इंटीग्रल मैंने सेपरेट कर दिया dx। ठीक है, अब आगे बढ़ना है।
तो आपके पास है 1 बाय कॉस मतलब सेक एक्स इंटू साइन बाय कॉस मतलब tan x और ये है dx माइनस आपके पास tan स्क्वायर x को आप लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। फिर से यहाँ पर सेपरेशन आएगा। तो इसका इंटीग्रल ठीक है, सबका इंटीग्रल साथ में लिखना है ताकि c का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। सबके लिए c अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। अब ये माइनस साइन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो जब भी इसको सेपरेट करेंगे इंटीग्रल को तो ध्यान रखना है साइन का। तो नेगेटिव से फर्स्ट टर्म आ जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू dx, ये माइनस और माइनस 1 बन जाएगा प्लस 1 dx, ठीक है। सो सेक x tan x का इंटीग्रल होता है सेक x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल आता है tan x और ये 1 का इंटीग्रल आएगा प्लस x और ये आएगा प्लस c, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 6th वाला था ना। हाँ, तो 6 का आंसर मैं चेक कर रहा हूँ सेक x माइनस tan x प्लस x प्लस c, सही है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इन शॉर्ट क्या समझ में आ रहा है आपको? अभी तक आप लोगों ने मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज, आपने दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के मेथड्स पढ़े नहीं है। तो ये सिंपल टाइप के फंक्शंस हैं, इनको आपको इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन का ही यूज हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले तो फंक्शन को पहचानना है कि इस फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है या सिंपल तरीके से आएगा, है ना। तो जब आप मेथड्स पढ़ेंगे अलग अलग इंटीग्रेट करने के फंक्शंस को, तब ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है। इसलिए जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि ये फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, या फिर जब आप आगे अलग अलग टाइप देखेंगे तो फंक्शन को पहचानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो सोचना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। इसको आप पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। 7 के अंदर आपका फंक्शन क्या है? सेवन के अंदर फंक्शन है मेरा tan x डिवाइडेड बाय सेक x प्लस tan x, ठीक है। इसको हमें करना है इंटीग्रेट। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब फिर से बेटा ये वही है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कांस्टेंट ऐड है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तभी भी आप ऊपर और नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। और ये वाला केस अगर आप देखेंगे तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर आपको एडिशन दिख रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर और नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि आपको देखने के बाद डिसीजन लेना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे दिया हुआ है और किस तरीके से हम स्टैंडर्ड फंक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऊपर और नीचे sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो sec x प्लस tan x डिनोमिनेटर के अंदर है, तो मैंने ऊपर sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे भी मैंने sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया dx से। अब इससे फायदा क्या हो रहा है बेटा, अगर आप न्यूमरेटर के अंदर देखेंगे तो न्यूमरेटर tan x का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा, तो tan x इंटू sec x बनेगा sec x इंटू tan x, ठीक है, माइनस tan x इंटू tan x बन जाएगा tan स्क्वायर x। और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, सो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो a प्लस b इंटू a माइनस b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज आपको मिल रहा है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, इंटू dx। सो डिनोमिनेटर तो बेटा 1 बन जाएगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारा। और न्यूमरेटर को हम लोग देखो ये 1 बन जाएगा तो इसका काम खत्म। अब बचा आपके पास sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x, तो इंटीग्रल साइन को सेपरेट कर लेते हैं। सो sec x इंटू tan x dx है आपके पास माइनस tan स्क्वायर x dx, ठीक है। सो sec x tan x का इंटीग्रेशन आएगा sec x माइनस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसका भी इंटीग्रेशन रोक के रखते हैं ताकि दोनों का साथ में फाइंड आउट करेंगे। सो sec x tan x dx ऐसे ही आएगा, इसको आप लोग लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है। सो sec x tan x का इंटीग्रेशन आता है sec x माइनस, इसको आप सेपरेट करो, सेपरेट करेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल आएगा tan x और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन आएगा x प्लस c, तो इसका वैल्यू आया है sec x माइनस tan x प्लस c, ठीक है बेटा। तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों का भी इंटीग्रल का वैल्यू, फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू सेम आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में लिखता हूँ, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का 8th 9th और 10th देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर
आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसका इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकालना है, इंटीग्रेट कैसे करना है, ये लोग हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली किसी भी दिए हुए फंक्शन का, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन का। मतलब हमने जो शुरुआत फर्स्ट क्लास के अंदर जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रल वैल्यूज क्या होते हैं, उसके इंटीग्रेशन क्या आता है ना। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस को हम लोगों ने इंटीग्रेट करके उनके फॉर्मूलेज हमारे ध्यान में है और उसी के बेसिस पर जब इस टाइप के फंक्शंस आपके सामने आते हैं तो उनका यूज करके इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, यही इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x। तो बेटा ये बहुत बार हम लोगों ने फेस किया इस टाइप का सिचुएशन कि बाहर स्क्वायर रूट दिया है और अंदर 1 है, साइन 2x है, तो ये स्क्वायर रूट कैसे हटाया जा सकता है। आपको पता है ये बहुत बार हम लोगों ने किया है। 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना, और फिर साइन 2x तो आपका होता है 2 sin x इंटू कॉस x और बाहर तो है dx। अब ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये क्या है, बेसिकली ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है ना, और बाहर है dx, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, आपके पास बचेगा sin x प्लस cos x और ये dx, ठीक है। सो अब इसको आप लोग सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। सो cos x dx, सो sin x का इंटीग्रल वैल्यू आएगा माइनस cos x और cos x का इंटीग्रल वैल्यू आपको होगा sin x और ये आएगा प्लस c, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इसको कर सकते हो। आंसर सही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखेंगे बेटा तो लेट r बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस कॉस 2x। ये तो मतलब सीधी सी बात है, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला दिया है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सो 1 माइनस कॉस 2x को आप लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ रूट 2 साइन स्क्वायर x dx। अब इसको आप बेटा लिखेंगे रूट 2 इंटू साइन x dx। सो रूट 2 को कांस्टेंट है तो बाजू में हटा लो, साइन x का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा माइनस cos x प्लस c, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था 1 माइनस cos 2x है, जिसको आपने 2 sin स्क्वायर x लिख के इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया। सो आपका आंसर भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10th वाला, इसको पॉज करके लिख सकते हो आप लोग। सो 10th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है sin 4x into cos 3x, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं लेट i be equals to इंटीग्रल ऑफ sin 4x into cos 3x dx, ठीक है। अब आप अगर इसको देखिए बेटा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर का एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। हम लोगों ने जब देखा था, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज देखे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज देखे थे। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं जिनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है, आप लोग उसको इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स लिखते हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। जैसे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला था, जिसको आप लोगों ने 2 sin of c plus d into cos c minus d by 2 के फॉर्म में लिखा। मतलब आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एडिशन था, आपने उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो बन गया फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब डीफैक्टराइजेशन का मतलब क्या कि आपके पास ऑलरेडी फैक्टर्स के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिए, तो आप लोग उसको फिर क्या कर रहे हो, उसको डीफैक्टराइज कर रहे हो, मतलब फिर से उसका फैक्टर जो थे उसको डीफैक्टराइज करना, मतलब फैक्टराइजेशन से हटाना है, उनके बीच का मल्टीप्लिकेशन का साइन हटाना है। सो हमारे पास फॉर्मूला था 2 टाइम्स sin a cos b, है ना। तो ये आपका ये ऑलरेडी दो ये फैक्टर्स है ऑलरेडी। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब आप इसको डीफैक्टराइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, sin of a plus b plus sin of a minus b, याद आता है ये फॉर्मूला, sin of a plus b plus sin of a minus b। तो आप अगर देखेंगे तो sin of a plus b का मतलब क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b, है ना। और ये क्या होता है, sin a cos b minus cos a sin b, मतलब cos a sin b वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो sin a cos b वाला टर्म दो बार आ रहा है, सो 2 टाइम्स sin a cos b। सो आप इसको बोलते थे डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो इसी इसके टाइप में आपके पास sin a cos b था, cos a sin b था, फिर sin a sin b था, cos a cos b था, है ना। तो इनके लिए आप डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले लिखते थे। तो फिलहाल तो हमारे लिए sin a cos b यहाँ पर दिख रहा है, मतलब यही वाला फॉर्मूला है। बस यहाँ पर कमी किसकी है, यहाँ पर कमी 2 की है, तो आप या तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखो, या फिर आप सीधा इस 2 को इधर लाके भी रख सकते हो, दोनों में से एक कोई भी कर सकते हो। अगर आपको इस फॉर्मेट में फॉर्मूला याद रहता है, दैट इज 2 टाइम्स sin a cos b का फॉर्मूला,
तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखो, या फिर आपको अगर ऐसे ध्यान में रहता है साइन ए कॉस बी को आपने ध्यान में रखा है तो 1/2 को इधर लाके डिवाइड करो, यहाँ का हटा दो, दोनों में से कोई भी। तो मेरे तो ध्यान में 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला रहता है, तो मैं क्या करूँगा दिए हुए इंटीग्रल में 2 से डिवाइड करूँगा और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो साइन 4x इंटू कॉस 3x dx है मेरे पास, ठीक है। अब बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, मेरे लिए ये a है और ये b है। सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी का है साइन ऑफ a प्लस b, मतलब मेरे पास है साइन ऑफ 4x प्लस 3x प्लस साइन ऑफ a माइनस b दैट इज 4x माइनस 3x एंड इनटू है dx। अब अगर बेटा ये प्रॉब्लम बोर्ड के अंदर पूछी जाती है तो आपको ये रीजन भी लिखना है, ये फॉर्मूला लिखना है और इसको इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट ढंग से देना है। सो 1/2 आपके पास है इंटीग्रल ऑफ साइन 4x प्लस 3x बन जाएगा साइन 7x और यहाँ पर आपके पास आएगा साइन x इंटू dx, ठीक है। सो 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 7x, अब ये 1/2 दोनों को भी मल्टीप्लाई है, तो जब आप इंटीग्रल को सेपरेट करें तो बाहर ब्रैकेट आएगा dx प्लस साइन x dx, ठीक है। तो बेटा 1/2 ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, तो अब आपको याद आना चाहिए साइन ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रल क्या था, माइनस कॉस ऑफ ax प्लस b, और इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे। सो साइन 7x का डेरिवेटिव इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस 7x और x का कोएफिशिएंट है 7, उससे डिवाइड करेंगे, प्लस यहाँ पर साइन x का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस x, तो इस प्लस को हटा दो, सीधा माइनस लिख दो, माइनस कॉस x और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर आएगा प्लस c, ठीक है बेटा। तो फाइनली आप आंसर लिख सकते हो आपका माइनस कॉस 7x बाय 40 माइनस कॉस x बाय 2, और इस 1/2 से c को मल्टीप्लाई करके आप c1 लिख सकते हो या फिर c भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आएगा आपका आंसर माइनस 1/2 cos x। सो आंसर इज करेक्ट, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग पॉज करके लिख सकते हो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। एक बार मैं टाइमिंग चेक कर लेता हूँ, काफ़ी समय है हमारे पास में अभी, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट तो कर ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर करना क्या है हमें, अब ये कैसा टाइप है देखिए फंक्शन का, इसके अंदर आपको दिया है x बाय x प्लस 2 dx। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर नहीं सकते, देखो अब तक हम लोग डिनोमिनेटर की वजह से दिक्कत में नहीं आई है, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट करके हमारा काम निपटा लेते थे, है ना। अब तक डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं हो रहा है या फिर सेपरेट होकर कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा सीन ही हमारे सामने नहीं था, समझ रहे हो बात को। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर ऐसे सेपरेट नहीं होता, किसी को लगेगा कि यार ऐसे तो कर नहीं सकते, x बाय x प्लस x बाय 2 dx, ये फालतूगिरी हो जाएगी पूरी की पूरी, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। डिनोमिनेटर कैसे सेपरेट होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास x प्लस 5 होता तो आप लोग इसको x बाय x प्लस 2 ऐसा पूरा डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते थे इस टाइप से, है ना। लेकिन डिनोमिनेटर को अलग अलग कर रहे हो तो ये तो गंभीर समस्या बन जाएगी, है ना, ये सही नहीं होगा। तो बेटा अभी आप अगर देखेंगे तो हमें तो इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास कोई रूल नहीं है ना। तो आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो, कैसे एडजस्टमेंट, देखिए आप न्यूमरेटर के अंदर +2 -2 का एडजस्टमेंट कर दीजिए, कर दिया। आप न्यूमरेटर के अंदर 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर आप कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहे। अब डिनोमिनेटर में आपके पास x + 2 है, अब आपको इस x + 2 से दिक्कत है ना, जिससे आप निपटना चाहते हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक टर्म बना दो, पहले +2 -2 किया, अब इसको एक टर्म बना दिया। अब हम लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, मतलब है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x + 2 बाय x + 2 dx माइनस, या फिर पहले से डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, -2 बाय x + 2 लिखा आपने, और ये यहाँ पे dx है। अब आप लोग इसको लिखो, x + 2 कैंसिल हुआ तो आपके पास बचा 1 -2 बाय x + 2, और ये है dx। अब आप लोग इसको इंटीग्रल को सेपरेट करो, दैट इज 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 बाय x + 2 dx। अब बेटा आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद है आप लोगों को, मैंने 1 बाय x का जब इंटीग्रेशन आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, log ऑफ x आता है प्लस c, log ऑफ mod x आता है, तब मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर आपके पास न्यूमरेटर के अंदर कोई भी कांस्टेंट रहने दो, 1 बाय ax प्लस b है, और इसका अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो वो होता है log ऑफ mod ax प्लस b, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि आपको a से डिवाइड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ax प्लस बी वाला फॉर्म दिख रहा है डिनोमिनेटर के अंदर, और ऊपर क्या है, ऊपर आपके पास 2 है, 2 को तो बाहर ले सकते हो आप आराम से, है ना। तो 2 को बाहर लेंगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखता हूँ दोनों को साथ में इंटीग्रेट करने के लिए। अब मैं 2 को बाहर लेता हूँ तो 1 बाय मेरे पास x प्लस 2 बचा है। अब मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आएगा x माइनस इसका 2 एज इट इज, और x प्लस 2 डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ mod x प्लस 2। तो 1 बाय x प्लस 2 का इंटीग्रल वैल्यू आएगा log ऑफ mod x प्लस 2 आएगा, और क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड किया 1 से और नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c। सो दिस इज द फाइनल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। समझ आया? तो जब भी डिनोमिनेटर आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा होगा तब ऐसे सिचुएशन में जब डिनोमिनेटर को सेपरेट नहीं किया जा सकता या फिर सेपरेट करके कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है, तब आपको ये चीज ध्यान में लानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फंक्शन क्या है? 2 के अंदर फंक्शन है हमारे पास लेट i बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 dx। देखो बेटा, अभी आप अगर यहां पर डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हो, जैसे 4x बाय 2x प्लस 1 लिखते हो और 3 बाय 2x प्लस 1 लिखते हो, सो 3 बाय 2x प्लस 1 का तो काम हो जाएगा, इसका तो आप इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हो log ऑफ मॉड वगैरह करके, और 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर आप 4x बाय 2x प्लस 1 कर रहे हो तो 4x बाय 2x प्लस 1 यहाँ पर फिर आपको एडजस्टमेंट करना होगा। अब वो एडजस्टमेंट कैसे होगा, इसी के फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो ये तो चलता ही जाएगा केस, है ना, तो ये तो खत्म नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आप लोग देखो, जैसे इसके अंदर एडजस्टमेंट करना आसान था, वैसे इसके अंदर एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा ये समझ में नहीं आता। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल्स आए तो सीधा डिवीजन कर दो। डिवीजन कैसे करेंगे, सिंपल है कि नीचे के पॉलिनोमियल से ऊपर डिवाइड करना है, तो कर दो डिवाइड। किसको डिवाइड कर रहे हैं, 4x प्लस 3 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। अब बेटा डिवीजन कैसे कैरी होता है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि आप इस पॉलिनोमियल के अंदर के पहले टर्म को देखेंगे और इस पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसके पहले टर्म को। अब इसके पहले टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मुझे 4x मिलेगा, इतना ही सोचना है बस आपको। यहाँ का पहला टर्म देखेंगे 4x, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका पहला टर्म देखना है। अब इस वाले को टर्म को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, देखो नंबर भी हो सकता है या फिर वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4x स्क्वायर होता तो आपको इसको 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 2x है, तो अगर मैं इस टर्म को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो मैं इसको इस मतलब 2x प्लस 1 से जब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ तो 2 का 2 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मराठी में हम लोग बोलते हैं की ज्यावेळेस आपण 4x प्लस 3 ला डिवाइड करतो 2x प्लस 1 ने, त्यावेळेस 2x प्लस 1 ने याला डिवाइड करत असताना 2 चा भाग बसतोय, दैट मींस क्वेश्चन इज 2। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आया है 2, इससे आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2x बनेगा 4x और 2 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2। तो ये तो जो भी आता है इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको माइनस 4x के कैंसिल, यहाँ पर बचा 1। तो जब तक यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं आता तब तक आपको ये करते जाना है। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म तो मिल गया है हमें, मतलब कांस्टेंट टर्म का मतलब है कि इससे कम वाला, जैसे इसका डिग्री कितना है 1 है, तो इससे कम डिग्री वाला यहाँ पर पॉलिनोमियल मिलना चाहिए, तब आपका डिवीजन प्रोसेस स्टॉप होता है। ठीक है ना। अब आप लोग कैसे लिख सकते हो इसको, आपको वो रूल पता है ना, कौन सा वाला, डिविडेंड। ये है आपका डिविडेंड। सो 4x प्लस 3 डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, दैट इज 2x प्लस 1 एंड प्लस होता है रिमाइंडर। तो आप 4x प्लस 3 की जगह पर इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो आपका काम हो गया। कैसे, देखिए 4x प्लस 3 की जगह आप इसको आराम से रिप्लेस कर सकते हो। तो I इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 4x प्लस 3 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स 2x प्लस 1 एंड प्लस 1। 4x प्लस 3 की जगह पर मैंने इसको रिप्लेस किया, डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लिकेशन निकाल देता हूँ, ये ऐसे अच्छा दिखता है 2x प्लस 1 dx। अब बेटा मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूँ। सो डिनोमिनेटर को जब मैं सेपरेट करूंगा तो ये वाला एक टर्म बन गया मेरा पूरा, क्योंकि प्लस साइन की इधर वाला एक टर्म, इधर वाला एक दूसरा टर्म, 2x प्लस 1 आया dx प्लस 1 बाय 2x प्लस 1
dx। अब ये 2x + 1 2x + 1 कैंसिल हुआ, जैसे पहले नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो डिवीजन से हमें ये हेल्प मिली है और बचा के आपके पास 2 टाइम्स dx प्लस यहाँ पर आपके पास है 1/2x + 1 dx। अब बेटा इसका इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल होगा 2x, है ना, और प्लस इसका इंटीग्रल वैल्यू देखो ऊपर कांस्टेंट है 1 है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा log of 2x + 1 और x का कोएफिशिएंट है जिससे हमें डिवाइड करना है प्लस c। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कोई और होता तो उसको बाहर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो आपको मिला है 2x + log of mod of 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ठीक है बेटा। तो ये था इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एग्जांपल नंबर 2। टाइम एक बार देख लेता हूं मैं। सो टाइम मेरे पास अभी भी थोड़ा सा बाकी है और मेरी बैटरी भी थोड़ी सी बाकी है, तो फिर भी मैं 2-4-5 मिनट तो ले ही सकता हूँ। 5 मिनट का टाइम बाकी है। एक लास्ट इसको ले लेता हूँ मैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो तक जाएगा ही, ठीक है बेटा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है आपको सेम टाइप से करना है, मैं आपको यहाँ पर एक बार करके बताता हूँ। तो थर्ड वाले के अंदर न्यूमरेटर है मेरा 5x + 2 और डिनोमिनेटर क्या है आपका 3x - 4। सो 3x - 4 से डिवाइड करना है मुझे किसको, 5x + 2 को। तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे और लिखेंगे क्या मिलता है आपको। सो फिर से देखेंगे इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, दोनों का डिग्री सेम है तो x का तो कोई आने का चांस नहीं है। अब यहाँ इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिससे मुझे 5x मिलेगा, तो देखना सीधा सीधा आपको 5x चाहिए ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस कांस्टेंट को भूल जाइए। और अगर यहाँ पर 5x लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगर 5/3 से, तो 3 हट जाएगा और 5x आ जाएगा। तो सीधा जो मेरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा 5/3। सो 5/3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इस पूरे को 5/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। सो 5/3 से 3x को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, 3 कैंसिल होकर 5x बचेगा, और 5/3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -20/3 आएगा। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 5x कैंसिल हुआ, बचा क्या 2 + 20/3। अब 2 + 20/3 का क्या मतलब होता है, 3 2 6, तो ये मिला 26/3। तो आप दिए हुए फंक्शन में न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हो, 5x + 2 को आप लिख सकते हो 5/3 टाइम्स 3x - 4 प्लस 26/3। तो इसको आप दिए हुए इंटीग्रल के अंदर रिप्लेस कर दो, आपका काम बन जाएगा। दैट इज I = 5x + 2 के जगह पर हम लोग लिखने जा रहे हैं 5/3 3x - 4 प्लस 26/3 डिवाइडेड बाय 3x - 4 dx, ठीक है। अब 3x - 4 को हम लोग सेपरेट करेंगे, सो 3x - 4/3x - 4 dx प्लस 26/3 को मैंने बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा 3x - 4 dx। समझ रहे हो ना बात को, मैंने 3x - 4 को दोनों टर्म्स में डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो 26/3x - 4 आता है, लेकिन 26/3 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लेता हूँ और 1/3x - 4 बचेगा। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, 5/3 कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा 5x/3 और ये 26/3 को एज इट इज रखिए इनटू इस वाले का इंटीग्रल क्या आएगा log of mod 3x - 4, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है 3, उससे डिवाइड करेंगे। तो फाइनली आपको वैल्यू क्या मिलेगा, इंटीग्रल वैल्यू दैट इज 5x/3 प्लस 26/9, 5x/3 एज इट इज 26/9 इनटू log of mod 3x - 4, ठीक है बेटा। और ये प्लस c तो बच गया, तो प्लस c भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर रुक जाते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर के नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।